सबसे पहले हम बनाएंगे इसका टेबल। टेबल बनाने का ट्राई कर लो। बिल्कुल। सेंट्रल एंगल निकालेंगे। 4 कॉलम बनेंगे। पहले 2 कॉलम जो ऑलरेडी मेंशन है, बाकी 2 कॉलम्स हम बनाएंगे। चलो, अच्छा, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन का मतलब होता है इतने में से इतना। फ्रैक्शन का हर समय मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। इतने में से इतना हमारा फ्रैक्शन रहता है। तो ये हमारा सबसे पहला आएगा मोड ऑफ ट्रैवल। दूसरा आएगा नंबर ऑफ डेज। फिर आएगा हमारे पास फ्रैक्शन। और लास्ट आएगा हमारे पास सेंट्रल एंगल। कौन से चैप्टर का कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 का मैं क्वेश्चन ऐसे ही दिया हूं, सर्च करके, खुद से बना के। तो बुक में नहीं है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं कि कैसे पाई चार्ट बनाना है। तो बुक का क्वेश्चन नहीं है। बुक वाले तो सारे के सारे कॉपी में है ही सॉल्व। तो हमें जब भी पाई चार्ट आएगा बनाने के लिए, तो हमें ये टेबल बनानी ही पड़ेगी। पहले 2 कॉलम जो होते हैं, ये और ये दिए होते हैं, जैसे यहां और यहां दिया हुआ। फ्रैक्शन हम निकालेंगे, सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे। अब वहां पे मोड ऑफ ट्रैवल सबसे पहले लिख लेते हैं। वॉक, बाइक, कार और बस। डेज जो इसके लिखे हुए हैं 9, 3, 6 और 12, और नीचे टोटल लिखा हुआ है। ठीक है। फ्रैक्शन को लॉजिक से समझो तो याद रहेगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो तुम्हें अपने आप से पूछना है एग्जाम के टाइम पे। ये दोनों हमने कर लिया। अब ये पूछना है फ्रैक्शन निकालने के लिए कि टोटल 30 दिनों में से, यहां टोटल 30 दिया हुआ है, 30 दिनों में से कितने दिन वॉक पे गया वो? ये वॉक वॉक करके गया है वो। यहां पे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि 30 दिन में से कितने दिन वो वॉक करके गया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? टाइप करके बताओ। 9 डेज। तो हम इसको लिखेंगे कैसा कि 9 आउट ऑफ 30।
9 out of 30 days the person went walking, वॉक कर करके हमारा गया है वो जो भी बंदा है। इसी तरीके से बाइक से कितने दिन गया है? 3 out of 30। कार से गया है वो 6 out of 30 और लास्ट जो है बस से गया है वो 12 out of 30। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी को डाउट है? कैसे लिखा मैंने? वॉक करा है बंदे ने 9 out of 30, बाइक से गया 3 दिन out of 30, कार से गया 6 out of 30 और बस से गया है 12 out of 30। अब हम नेक्स्ट स्टेप में या तो आप यदि बड़े नंबर्स को कैंसिल करने के लिए कंफर्टेबल हो तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो आगे सेंटर एंगल निकालने में, वरना इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है कैंसिल कर। अब जैसे मैं पहले वाले को कैंसिल करूं, ये 9 से ये हो जाएगा, हाँ चेक कर लेते हैं बेटा एंगल। पहले वाले का कैंसिल करके क्या आ जाएगा? 9/30 को कैंसिल करेंगे हम। चाहो तो इसको ऐसे ही ले जा सकते हो सेंट्रल एंगल में, यदि कैंसिल नहीं करना है यहां तो। हेलो हेलो एवरीवन। हाँ 3/10 सही है। यहाँ पे 3 3 9 और ये 10, ये 3/10 हो गया। सेकेंड हमारे पास 1/10, ठीक है। थर्ड आ जाएगा 6 1 6, 1/5 और लास्ट वाला आ जाएगा 6 से कैंसिल करेंगे 2 और ये 5। तो फर्स्ट वाला मेरा आ रहा है 3/10, सेकेंड वाला आ रहा है 1/10, थर्ड वाला आ रहा है 1/5 हाँ बिल्कुल सही 3/10 है फर्स्ट वाले का। आगे के भी सॉल्व कर लो। 2/5 ये हमारे सारे फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन हो गए, अब फर्स्ट का 3/10 है सही है। अब ये जो गाथा डायरीज है गाथा ही है होगी। नमस्ते नमस्ते। तो हमने अभी तक क्या किया है कि हमारे पास एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, डेटा लिखा, 4 कॉलम बनाए क्योंकि सेंटर एंगल, हाँ अच्छा ओके ओके। तो गीतिका के लिए ये ईरा नहीं है ये। चलो यहाँ पे हमने मोड ऑफ ट्रेवल लिख दिया, डेज लिख दिए, फ्रैक्शन निकाल लिया। अब बचा लास्ट वाला कॉलम जहां पे सेंट्रल एंगल लिखना है। सेंट्रल एंगल के लिए हमें ध्यान रखना है कि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो आपको
जो भी फ्रैक्शन आया है उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हमारे पास है 3/10 इंटू 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 36 इंटू 3 108 डिग्री। नेक्स्ट वाले का 1/10 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 36 डिग्री। थर्ड वाले का 1/5 इंटू 360 डिग्री, 5 है और 0 में, हाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड वाले का आयुष का भी सही है, सृष्टि का भी सही है। थर्ड वाले का 5 7 जा 35 और 2 जा, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। और फोर्थ है 2/5 इंटू 720 डिग्री, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 360 डिग्री है, तो 572, तो आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। अब आते हैं मेन पार्ट, जिसके लिए मैंने पूरा ये क्वेश्चन लिया है सॉल्व करने के लिए। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कई बार, लेकिन मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन आप लोग की सही नहीं है। तो अब हम करेंगे पाई चार्ट का कंस्ट्रक्शन। सेंट्रल बना लिया है। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले अपने राउंडर, स्केल और डी ये लेके आ जाओ। हाँ रूपांश, कॉपी लेके आ जाओ। कॉपी, उसके बाद राउंडर और डी, और ध्यान से देखना कि मैं एंगल कैसे बना रहा हूं। हाँ तो फिर देख लो, सीख लो। डी नहीं है कोई बात नहीं है, अभी देख लो कि हमें यूज कैसे करना है, बनाना कैसे। एक सेकेंड, तब तक सर्किल बना लो।
ये तो गजब का है। ये बहुत ही यूजलेस है ये। एक मिनट में इसमें लीड चेंज कर लूं। फेस रिवील करूंगा तो कॉपी कैसे दिखाऊंगा? हाँ, मैं कॉपी में बनाने के लिए तो ये क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि तुम लोग कॉपी में ढंग से बना नहीं रहे। नहीं पढ़ना तो खाना खा के सो जा। हम्म। ये गजब की बात है यार। इसमें पूरा लीड वेस्ट हो रहा है। रुक जाओ। अच्छा बेटा, यार ये राउंडर तो बहुत ही बकवास चल रहा है यार। मुझे एक वो दे दे बेटा, एक सर्किल दे दे। सर्किल। ये राउंडर तो कैसा बकवास काम कर रहा है यार। वो तो मैंने बोला। वो तो मैंने बोला था। हाँ वो उसमें लीड तो टूट जा रही है बार बार। चल, ये सर्किल बन गया हमारा। अरे वो मेरा जो राउंडर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था इसीलिए। और ये मान लो कि इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक। अब सबसे पहले मैंने जो बोला है, ठीक है, सबसे पहले बेटा इरेजर भी दे दे मुझे लाके। थैंक यू। जा। क्या? नहीं रखूंगा अभी मैं। रखे रहने दे। चल भाग यहाँ से। तो सबसे पहले मैं रेडियस बनाऊंगा। अब रेडियस मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, इस तरह भी बना सकता हूँ, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो मैं राइट हैंड साइड की तरह बना ले रहा हूं। ये बनाया मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। ये मेरा सेंटर ओ है।
अब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा डी। अब डी में मैंने बताया था, ये देखो ध्यान से, ऐसे नजर आएगा। हाँ, अब ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड में रख के दिखा रहा हूं। ये वाली जो लाइन है ये हमारी बेस लाइन कहलाती है। ये यहाँ पे 0 भी है, 180 भी है। फिर यहाँ पे ये वाली बेस लाइन है, ये 0 भी है, 180 है। कब, कैसा और किसको यूज करना है वो ध्यान देना है। अब जैसे मैं इसको यहां रखता हूं, ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है ये रखा जाएगा यहां पर, और ओवरलैप देखेंगे लाइन का। ओवरलैप का मतलब किस तरफ है लाइन। जब मैं इसको इस पॉइंट पर रखता हूं जहां एंगल बनाना है, तो मेरी लाइन इस तरफ है, तो इस तरफ जो एंगल स्टार्ट हो रहा होगा, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, ये 0, ये वाला लिस्ट, ये अंदर वाला यूज करूंगा मैं, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ है। यदि मैं ऐसा रखता तब मेरी लाइन रहती इस तरफ, तो यहां पे जो 0 है तो मैं बाहर वाला यूज करता। ठीक है, अब यहां पे हमने लिखा अभी सबसे ध्यान रखना कि ओवरलैप अच्छे से कर लो। और फर्स्ट एंगल इज 108, तो ये मेरा हुआ 105, 105, इसके बाद 108, 105, 6, 7, 8, तो मेरा 108 आएगा यहां पे। मेरा पॉइंट है ये बाहर, सर्कल से बाहर लगाने के बाद मैं इसे ज्वाइन करूंगा। पापा ये वाला ले लो। हाँ बेटा, इसको ज्वाइन करूंगा इस तरीके से, और ये मेरा एंगल यहां पे लिख दूंगा मैं 108 डिग्री। अब जैसे मैंने बोला था कि जो नई लाइन बनेगी उसका यूज करके मैं अगला एंगल बनाऊंगा, तो मुझे नई लाइन मिली ये वाली, अगला एंगल है 30, तो मैं अब क्या करूंगा कि कॉपी घुमा के ये नई लाइन पे रखूंगा। नई लाइन पे फिर से ये वाला पॉइंट यहां रखा जाएगा, ये बेस लाइन इसके साथ मैच करूंगा मैं। बेस लाइन मैच किया मैंने, 36, तो ये वाला जो लाइन है 30, ये 35, और इसके बाद वाला पॉइंट है 36। फिर कि बाहर, मतलब सर्किल के बाहर बना, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्योमेट्री में एक ट्रिक बताता हूं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट बिल्कुल सही रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, तो अच्छा दिखता है। तो इसीलिए पेंसिल को लाइन बनाते समय बिल्कुल ऐसा खड़ा रखोगे तो बिल्कुल सही और पतली लाइन बनेगी। कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी होता है कि आपकी पतली लाइन नजर आए।
ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 36 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 72 डिग्री। 72 डिग्री है, फिर 36 के ऊपर रख के मैं 72 बना रहा हूं। तो एक और बार ट्विस्ट करेंगे हम अपने कॉपी को। 36 पे रखा, सेंटर वाले पॉइंट को मैच किया, मैच करने के बाद 72 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 110 और 70, इनका कॉम्बिनेशन है 180 वाला। 70 के सामने 120, ये सब एडजेसेंट एंगल्स वाले सम है। तो 110 के बाद 2 मतलब 70 प्लस 2 72, ये हो गया मेरा पॉइंट। इसको भी मैच करेंगे। ये हो गया हमारे पास 72 डिग्री। मैंने कहा था कि लास्ट वाला एंगल आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप ही पूरा एंगल बना लेगा। ये है हमारे पास 144 डिग्री। अच्छा, इसको लिखना अपन को सीधा है, तो इसीलिए काम करते हैं, लास्ट वाले को सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 144 डिग्री। एक बार बन गया, अब हम इसका नेमिंग करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 108 डिग्री था वॉक का। अब यदि मान लो कि अंदर जगह है, तो जगह अंदर सबको अंदर लिख लेना, अगर में भी कम है तो बाहर ही लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट था 108 डिग्री वाला वॉक। सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला 36 डिग्री है, वो है बाइक। नेक्स्ट है कार। लास्ट वाला है बस। ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट। किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन। सेंट्रल एंगल तक अभी भी ब्लर है बेटा। अब मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुन ले। चलो, एक दूसरे को कमेंट करना और कुछ भी बोलना बंद करो, यहां पे ध्यान से सुनो। हमने इन सब के चारों के सेंट्रल एंगल निकाल लिए। सेंट्रल एंगल आ गया 108, 36, 72 और 144। अब हमें बनाना था इसका पाई चार्ट। यहां पे गड़बड़ी कर रहे थे बनाने में। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के बाद ये पॉइंट से हमने ये रेडियस बनाया। उसके बाद हमने यहां पे रखा डी। ये डी रखा हमने इस तरीके से। डी रखने के बाद हमने सबसे पहले बनाया यहाँ पे 108 एंगल। 108 एंगल पॉइंट के बाहर था, तो उसके बाद हमने ये पॉइंट यहां मार्क किया 108 का, और लाइन सिर्फ सर्किल के
सरकमफ्रेंस तक जोड़ दिया। ये हो गया 108। नेक्स्ट था हमारी लिस्ट में 36। 36 बनाने के लिए हमने कॉपी को रोटेट किया। मैंने बोला था कि नया वाला जो लाइन आएगा उसके ऊपर रख के अगला एंगल बनाएंगे, तो हमने नए वाले लाइन पे रखा, फिर 36 डिग्री बनाया। 36 डिग्री बनाने के बाद इसको ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद आया 72 डिग्री, उसके बाद 36 पे रखा हमने, 72 डिग्री बनाया। 72 डिग्री बनाने के बाद जो बचा हुआ था चौथा वाला 144, उसको नहीं बनाते हैं क्योंकि बचा हुआ एंगल पूरा 144 होता है। फिर हमने इनके नाम लिख दिए, तो हमारा ये पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब हम पाई चार्ट वाला, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बन जाना चाहिए। कैसे बनाना है ये भी क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं प्रोबेबिलिटी वाले। मैं एक चीज डिस्कस करने की सोच रहा था, एक सेकेंड रुको। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पहले पूछ लूं, उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे। अब इसका आंसर टाइप कर करके मुझे बताते जाना। पहला क्वेश्चन है, a pictograph represents data using, pictograph represents data using पिक्टोग्राफ कैसे शो करता है आपको डेटा? बेटा पिक्चर नहीं है आंसर। पिक्चर होता है लेकिन हम उसको पिक्चर नहीं कहते। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग, हमने सारी डेफिनेशन लिखी है इन सब की कॉपी में। कॉपी में देखो, वो जो अलग अलग लिखे हुए हैं उन सबको पढ़ना है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग symbols. Pictograph represents data using symbols. फिर बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है?
बार ग्राफ मैंने अंडरलाइन करवाया है कीवर्ड्स उसमें। बार ग्राफ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन यूजिंग डैश। बार ग्राफ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन, यह हमने डेटा हैंडलिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है सारे पॉइंट्स। A bar graph displays information using dash. Bars of uniform width and uniform width होगा बेटा बस। Bars of uniform width, हाइट उसके डेटा वैल्यूज के रिस्पेक्ट में होती है। बार में विड्थ जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। ये विड्थ उसका फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। हाइट उसकी चेंज होती है डेटा के अकॉर्डिंग। तो बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ग्राफ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ, मैंने अंडरलाइन करवाया है, यूनिफॉर्म विड्थ and height equal to the respective data values या corresponding to data values। मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है कि मैंने क्या लिखवाया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि उसका विड्थ यूनिफॉर्म रहेगा और हाइट वेरिएबल रहती है। हाइट डिपेंड करती है उसके डेटा वैल्यूज के ऊपर। जैसे मुझे इन्हीं का बनाना रहेगा तो पहला वाला जो है उसका 9 आएगा हाइट, सेकंड का 3, इसके बाद 6, इसके बाद 12, वो वैरी करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना मैंने लिखवा के रखा डेटा हैंडलिंग की स्टार्टिंग में वो सारा कुछ पढ़ना है हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में हमने क्या लिख रखा है, डबल बार ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन शो होती है। और क्यों यूज होता है वो डबल बार ग्राफ displays two information simultaneously and is used for dash। किस लिए यूज होता है? बेटा उसको करने दे। बेटा अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। डबल बार ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन एक साथ शो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? बुक में भी देख सकते हो तुम लोग और कॉपी में भी देख सकते हो। पेज नंबर 38 है बुक का। और डबल बार ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन एक साथ शो होती है ऐसे। एक शेडेड रहेगा, एक नॉन शेडेड रहेगा, एक कलर रहेगा, दूसरा नॉन कलर रहेगा, लेकिन वो दोनों को एक साथ क्यों शो करते? इन अ डबल बार ग्राफ, हाँ कंपेयर के लिए। वेरी गुड सृष्टि। तो हम उसमें कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। two information are shown together in order to compare, for comparison।
अच्छा, एक चीज और, जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें बार ग्राफ के इंफॉर्मेशन यूज करके मुझे वैल्यूज निकालने थे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा एक साथ, ये दोनों को एक साथ शो करते। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। दो इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखाने का पर्पस है। यदि मान लो कि मुझे दो लोगों की हाइट को कंपेयर करना है तो मुझे उनको एक के पास एक खड़ा करना पड़ेगा। इसी तरीके से डेटा वैल्यूज को जब मुझे कंपेयर करना होता है तो मैं दोनों को एक साथ, दोनों मतलब दोनों को मैं बनाता तो अलग अलग दो बार ग्राफ बनते, लेकिन मुझे उनको कंपेयर करना है। जैसे कि मैं कंपेयर करना चाहता हूं 2025 में या 2024 में, फॉर एग्जांपल गेहूं की फसल हुई है, कितने कितने हुई है, 2023 में कितनी हुई थी, 2024 में कितनी हुई है। तो मैं दोनों को एक साथ एक ग्राफ पेपर में बनाऊंगा, दोनों के बार ग्राफ को एक के पास एक मैच करके बनाऊंगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। इसलिए डबल बार ग्राफ का यूज किया जाता है कंपैरिजन। यदि मान लो दो बच्चों के मार्क्स कंपेयर करने हैं, दो टीम के पॉइंट्स कंपेयर करने हैं, दो बैट्समैन की स्कोर्स कंपेयर करने की, पिछले साल उसने कितनी सेंचुरी मारी, इस साल और दूसरे प्लेयर ने कितनी सेंचुरी मारी थी, तो दोनों को हम साथ में बनाते हैं ताकि वो कंपैरिजन हो सके। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ये पूछ रहा था कि जो मैं आज क्वेश्चन करवाए थे कि जैसे मान लो कि ये जो पाई चार्ट बनाया है इसमें से मुझे कुछ कुछ वैल्यूज निकालनी है। कुछ वैल्यू गिवन है और बाकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं? अब जैसे मान लो कि वॉकिंग, बाइक, कार और बस, ये मान लो कि उसका खर्चा हो रहा है अलग अलग, हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं और इसी में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। वॉक की जगह मैं लिख देता हूं रेंट, फिर ये है फूड, फिर ये है क्लोथ्स, और लास्ट वाला हम देख रहे थे अदर्स। ये है क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखना और समझना। मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करवा लिया। तो मैंने इमेज चेंज कर लिया, ठीक है? तो ये हो गया रेंट, ये अदर्स का खर्चा, ये क्लोथ पे खर्चा, ये फूड पे खर्चा। यदि टोटल खर्चा, मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूं कि रेंट में पे कर रहा हूं ₹3000। अब मुझे पता करना है कि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, मतलब टोटल खर्चा कितना है। रेंट पे मैं 3000 खर्च कर रहा हूं, मुझे पता लगाना है टोटल। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? तुम लोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हो तो लीव कर दो और फोन पे बात कर लो अपना। क्लास में भी यही करते रहते हो, यहां पे भी आके वही कर रहे हो। लीव कर दो बिल्कुल।
अब वो रूपांश कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। अब रेंट है 3000, तो हमें टोटल पता लगाना है। अब क्योंकि मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल को मैं मान लूंगा x। रेंट मेरा 3000 है, टोटल है x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब रेंट का एंगल कितना है? रेंट का एंगल है 108। बेटा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं। मैं तो क्वेश्चन अभी अभी बना दिया। तो रेंट पे मान लो 3000 रुपया खर्चा कर रहा है वो, तो मुझे पता लगाना है कि टोटल खर्चा कितना है। टोटल का मतलब देखो, मैंने पहले तो ये जानकारी है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये रेंट। अब मुझे पता लगाना है टोटल। क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितना, तो मैंने उसको मान लिया x। ठीक है, अब इस चीज को समझना। अब रफ में जाके मैं देखूंगा रेंट का एंगल कितना है। रेंट का एंगल कितना दिया? 108। तो मैं यहां पे लिख 108 डिग्री है 3000। दूसरा, टोटल यदि मानो तो टोटल का एंगल होता है 360 डिग्री, और इसका लिख रखा है मैंने x। ये पूरा जो काम करना है हमें रफ में करना है। रेंट 3000 ये दी हुई जानकारी होगी। टोटल, यदि मैं टोटल पूछ रहा हूं तो x उसकी जगह लिख देंगे। फिर इन दोनों के एंगल सामने लिख के वो दोनों वैल्यूज लिखें। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो वाला है उसको हम रेशियो में लिखेंगे। रेशियो में इस प्रकार से लिखेंगे कि न्यूमरेटर में x आए और डिनोमिनेटर में जो भी उसका एंगल है वो आए। x और 360 ये दोनों एक साथ हैं, तो इनको इस प्रकार से लिखना है कि x ऊपर लिखा जाएगा, 360 नीचे, फिर इक्वल्स टू लगा देना। अब x जहां पे था वहां पे 3000 है, तो यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 3000 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 108। फाइनली अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले को ऊपर भेज देंगे हम मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू 3000 अपॉन 108 इंटू 360। अब इसे कैंसिल करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। हाँ ठीक है, 2 डाइस वाला समझा दो। ये 2 से 9 से कैंसिल किया, 9 1 जा 9 2 जा। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 4 जा 9। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 10 जा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा, और ये 3000 को कैंसिल किया तो 1000। 1000 इंटू 10, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1000 इंटू 10,
जिसका टोटल वैल्यू आई सॉरी 1000 इंटू 10, तो टोटल मेरा एक्सपेंस आएगा 10,000। तो इसका मतलब है मेरा टोटल खर्चा जो हो रहा है वो है ₹10,000। मैं इसी का एक और वैरायटी, एक और वेरिएंट देता हूं, उसको सॉल्व करके देखो। अब मैं ये दे रहा हूं, रेंट है 3000, रेंट है 3000, तो पता लगाओ कि क्लोथ्स पे कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान से करना, एग्जाम में मत कर देना। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। रेंट है 3000, तो क्लोथ्स पे कितना खर्चा हो रहा है। बेटा सब लिख रखा है, कॉपी पढ़ ना। बेटा 15,000 कैसे होगा जब टोटली हमारा 10,000 आया था। 15,000 कैसे होगा खर्चा, तो खुद ही सोच। 10,000 तो टोटल आया, देख। ध्यान से देखो तरीका। रेंट है 3000, 4000 आया, चेक कर लेते हैं। तो हमें पता लगाना है क्लोथ्स पे। मैंने बोला जो पता लगाना उसको लिख लो x। रेंट 3000, क्लोथ्स x। अब हम रफ में जाते, मान लो ये वाला हमारा रफ वाला एरिया, तो इक्वल्स टू में यहाँ 3000 लिखा हुआ है और इक्वल्स टू में यहाँ x लिखा हुआ है। यहां पे दोनों के एंगल लिखते हैं। रेंट का एंगल है 108 और क्लोथ्स का एंगल है 72। अब आ जाते, ये रफ में लिख लिया। अब कॉपी में आ जाते हैं। कॉपी में या मेन वाले हिस्से में सॉल्व करेंगे। रेशियो गलत लिखा होगा बेटा, इसलिए 15,000 आ रहा है, क्योंकि हमारा टोटल ही खर्चा 10,000 आया था पहले, टोटल खर्चा। तो या फिर से समझ लो, क्लोथ्स को मान लिया है x। अब जहां जहां पे इनके नाम लिखे थे वहां वहां पे मैंने इनके एंगल लिख ली। देख तू, मैंने क्या पूछा, आराम से समझ। हाँ हाँ मैं समझा रहा हूं ना, अब भी क्लियर हो जाएगा। देख, रेंट 3000, क्लोथ्स फाइंड करना है। मैंने यहां पे क्या किया, रेंट 3000 जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, क्लोथ्स, ठीक है, ये जो मुझे फाइंड करना था। अब मैं रफ में जाता हूं। रफ में मैं इसलिए जाता हूं, ये रफ साइड में इसलिए मैं लिखता हूं ताकि रफ वर्क में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं रेशियो बना सकूं। अब मैंने क्या किया, रेंट जहां लिखा हुआ है वहां पे उसका एंगल लिख लिया।
रेंट का एंगल कितना है 108, क्लोथ्स का 72। तो जहां पे मैंने रेंट लिखा था वहां पे लिख लिया मैंने 108, और जहां पे क्लोथ्स लिखा था वहां पे लिख लिया 72। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। तो ये दोनों का पेयर है, दोनों का पेयर है, ये एक ही चीज के बारे में है, तो इनको रेशियो में लिखना है, अपॉन में लिखना है। अपॉन में लिखते समय मुझे ध्यान रखना है x अपॉन 72। अब इक्वल्स टू लगाना है। जैसे मैंने इनको अरेंज किया है वैसे ही दूसरे वालों को अरेंज करना। x अपॉन 72 लिखा है, तो ऊपर उसी को देखते देखते मैं क्या लिख सकता हूं 3000 अपॉन 108। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल्स टू ये हुआ 3000 अपॉन 108 इंटू 72। ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं। 12 6 72 और 12 9 108। 3 2 3 3 फिर 3 से कैंसिल करेंगे, आएगा ये 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये 1000 इंटू 2 2000। तूने क्यों डिलीट कर दिया, सही आंसर तो लिखी थी। x की वैल्यू आ गई 2000 रुपीज। ठीक है, अब ये बन जाना चाहिए, बस ध्यान रखो कि उसका रेशियो वैसे मेंटेन हो। ठीक है, अच्छा अब एक और डाउट डाइस वाले क्वेश्चन, जो आज हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखो डाइस वाला था ना कि कॉइन वाला था। अच्छा चलो, डाइस है, डाइस में हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। ये हमारा डाइस है, डाइस में 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स, आउटकम का मतलब है जो रिजल्ट मिलने की संभावना है, मतलब क्या क्या मिल सकता है हमें। हमें इन 6 में से कोई भी नंबर मिल सकता है। तो हमारे टोटल आउटकम जो है इनकी काउंटिंग देखते हैं, वो है 6। अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन करवाए थे कि एक डाइस को फेंकने पर मुझे प्राइम नंबर मिले, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इस लिस्ट में से प्राइम नंबर कौन कौन है, बताओ जल्दी। तब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन से प्राइम नंबर्स। 1 नहीं बेटा, 2 3 5। 1 ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। तो प्राइम नंबर हो गए हमारे पास
2, 3 और 5। इनका टोटल कितना हुआ, कितनी गिनती हुई इनकी? 3 नंबर्स हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3। ये कहलाता है फेवरेबल आउटकम्स। क्या कहलाता है? फेवरेबल आउटकम्स। जो मुझे चाहिए, मेरे फेवर का, मेरे मतलब का, वो कहलाता है फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर का मतलब ये हो जाएगा, हम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है हमारे 3 और टोटल आउटकम है 6। तो इनको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। Probability of getting a number less than 3। हाँ, वो सही है 1/2। अब ये अगला वाला प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। उसमें से कितने नंबर हैं जो कि लेस देन 3 की कैटेगरी में आते हैं? लेस देन 3 बेटा, लेस देन 3, नॉट 3। 3 से छोटे। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में वर्ड्स बहुत जरूरी है। तो लेस देन 3 में 2 ही आएंगे, 1 और 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 आउट ऑफ 6। 2 आउट ऑफ 6। ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, 2 ही नंबर है। उसकी काउंटिंग कितनी है? काउंटिंग मतलब 1 और 2। तो 2 नंबर है, इसलिए हमने लिखा 2 और नीचे 6, 1/3। अब इसी में एक और प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2। नहीं बेटा, इस वाले में नहीं आएगा। उसने लेस देन 3 बोला है, तो 3 से छोटे वाले नंबर ही लेने। क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो 3 से छोटे कह रहा है। यदि ऐसा बोलता ना एटलीस्ट 3, इसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस रहता है कि आप क्या वर्ड ध्यान से, मतलब यदि बोल देता कि अप टू 3, अप टू मतलब 3 तक ले सकते। उसने स्पेसिफिकली कहा है, पर्टिकुलरली कहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। पहले वाले का आंसर बताओ। नंबर ग्रेटर देन 2। हाँ, तो 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने हो गए? 4 आउट ऑफ 6। कैंसिल कर लो, आंसर मिल जाएगा। अब ये डाउट है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। एक मिनट में बुक खोल लूं।
हाँ 2/3 सही है बेटा। हाँ अब बेटा बुक खोल लो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4.2। अब क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तो डी में रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डी कितनी बार है? हाँ जयंत, डी कितनी बार है? तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। डी कितनी जगह है? 2 जगह कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक सर्कल बना हुआ है, स्पिनर है। बी वाला नहीं बन रहा है, फर्स्ट वाला आ गया। अब बी नहीं दिया हो बेटा, डी। क्वेश्चन तो पढ़ ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। हालांकि तो बी से करेगा तो भी वही आंसर आएगा। यहां पे बी है, फिर ये ए है, डी और सी। तो डी कितने जगह है? डी एक जगह है और टोटल कितना है? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी कि डी पे रुके वो हो जाएगा 1/5। बस, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला है गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एस का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा 1/5 सही है। अब मैंने वो एक चार्ट बनवाया था, टेबल बनवाया था, उसमें एस मतलब क्या है? एस मतलब होता है इक्का। कितने इक्के होते हैं एक बंडल में? एक बंडल में या एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं? 4 होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो 4/52 ना बेटा, 53 नहीं, 53 अच्छा गलती से लिख दी। तो यहां पे 4/52। तो एज कितने हैं? 4। कितने में से? 52 में से। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 1 जा और ये 13 जा। इसका थर्ड वाला पार्ट कर लो, फिर मैं ये कार्ड्स वाले 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकल के आ जाएगा 4/52। हमें बस ये देखना है कि टोटल में से मुझे जितने चाहिए, ये जो पूछा गया है वो कितने हैं। अब थर्ड वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब वो जो डायग्राम बना हुआ है उसमें रेड एप्पल कितने हैं? फोर आउट ऑफ 7। हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि टोटल हमारे पास वहां पे एप्पल कितने दिए हुए हैं? 7 एप्पल दिए हुए हैं।
और उसमें से रेड कितने हैं? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज 4 आउट ऑफ 7। ठीक है, हो गया जयंत? क्लियर? अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा कार्ड्स वाले, उसके बाद फिर बस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक वाला मिल जाए मुझे, तो 52 में से ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? इसमें 52 तो आएगा डिनोमिनेटर हर समय कार्ड वाले में, क्योंकि कार्ड्स ही उतने होते हैं। अब 52 में से ब्लैक कितने होते हैं? 26। वेरी गुड, आधे होते हैं। तो हमारा आ जाएगा आंसर 26/52। कैंसिल करेंगे इसको तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब वो कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है। अरे इतने को क्यों नहीं पता? तो ये कार्ड नहीं खेला जयंत? 26 कार्ड होते हैं। 52 में से आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड देखो, कार्ड्स में कौन कौन से ऐसे पत्ते होते हैं जिन पे चेहरा बना होता है, नंबर नहीं होता है? कौन कौन से होते हैं? और चेहरा होता है तो क्या लिखा होता है उनपे? जिसको भी पता है वो बता दे। वेरी गुड। किंग, क्वीन और जैक। किंग जिसपे के लिखा होता है, क्वीन जिसपे क्यू लिखा होता है, और जैक जिसपे जे लिखा होता है, ये कहलाते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे चेहरा बना रहता है। अब किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, जैक 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए ये? 4 + 4 + 4। हाँ बिल्कुल सही। 12। 12 कितने में से? 52 में से। The probability of getting a face card is 12/52। कैंसिल करते हैं इसको। 4 3 जा 4 13 जा, तो 3/13। हाँ 12/52 सही है बेटा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप में। फेस कार्ड हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
नहीं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, हाँ, मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, 3/13 आयुष का भी सही है। मल्टीपल ऑफ 5 मिले मुझे, कार्ड खींचा मैंने, मुझे मल्टीपल ऑफ 5 मिले। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कौन कौन से नंबर अलाउड हैं, कौन कौन से मिल जाए मुझे। 1 नहीं आएगा बेटा। मल्टीपल ऑफ 5 5 से शुरू होता है, मतलब 5 की टेबल हमारी 5 से शुरू होती है ना, तो मल्टीपल ऑफ 5 5 से शुरू। 1 नहीं आएगा, केवल 5 और 10 आएगा। तो मुझे 5 मिल सकता है और 10 मिल सकता है। अब 5 के कितने पत्ते होते हैं, 10 के कितने पत्ते होते हैं? हाँ, मल्टीपल का मतलब हर समय यही रहता है। मल्टीपल मतलब जो 5 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल, हाँ, दोनों के 4 4 होंगे। तो ये 4 और ये 4, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? 8। कितने में से? 52 में से। फोर से कैंसिल करेंगे, 4 टू जा, और ये 4, हाँ बिल्कुल सही। 8/52, 2/30। सही है, 8/52 करेक्ट आंसर। चलो, अब जाओ, खाना नहीं खाया तो खाना खा लो, खाना खा लिया है तो सो जाओ, और पढ़ना है तो पढ़ लो। करते हैं हम अब अपनी सभा समाप्त। हाँ, कट के बाद 2/13 सही आंसर है आयुष का। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। बाय बाय। अब तू तो इतना लेट आया विशाल। बाय बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, कल मिलते हैं। बाय। बस, अब बाय बाय चल रही, बाय बाय। मन्नू का बाय बाय रहता है। उसका एक वो बच्चा है ना। कौन सा? गुड नाइट बेटा। अरे वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज अच्छा। यार ये तो बहुत ही यूजलेस राउंडर है यार। क्यों? अरे पहली बात तो ये कि पेंसिल का लेंथ छोटा हो जाता है ना लीड का, तो इट इज यूजलेस। वो फिर अंदर घुसता रहेगा पेंसिल, उसको एक पर्टिकुलर लेंथ का होना चाहिए। अच्छा, ये हाँ, क्या है? पुश करेगा उसको।
और इसको और टाइट करके नीचे तक ले जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, न वो नीचे टिकता है। अरे तो खत्म हो गई वो पेंसिल इसकी। तो पेंसिल के यहाँ से डालते हैं। ये इसी पे पेंसिल लगी होगी, इसमें ना नोक लगी। तो यहाँ से यहाँ रहता है ये कि इसकी इसके रिफिल अंदर होगी, से? ये इसकी रिफिल होगी। यहाँ से आप डालोगे ना तो रिफिल बाहर आती होगी ना, तो ये ऐसे रिफिल आती होगी यहाँ पे आगे, ऐसे और से जब करके और ना जब और रिफिल जब निकलती होगी। और जब वो बाहर आ जाए फिर, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ये रखा हुआ था, ये क्या हुआ पापा? बेटा मैंने बोला तो था 8 बजे से। बेल आइकन को क्लिक करो तो नोटिफिकेशन आएगा। अब वो इसमें बेल आइकन को क्लिक करते तो नोटिफिकेशन आता रहता है ना। मत घुसो ना लगता, आ जाओ। कोई बात नहीं, अब कल आ जाना। वैसे रिकॉर्डेड रखा होगा तो वो सुन लेना, देख लेना। हाँ ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ स्ट्रीम, ठीक है।